मैंने चार्ली से कहा कि मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है और मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। टीवी पर एक बास्केटबॉल गेम आ रहा था जिसे लेकर वो बहुत उत्साहित था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उस मैच में ऐसा क्या खास था, इसलिए उसे मेरे चेहरे या आवाज में कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपनी मेज की दराजों में तब तक खोजता रहा जब तक मुझे अपने पुराने हेडफोन्स नहीं मिल गए। मैंने उन्हें अपने छोटे से सीडी प्लेयर में लगा दिया। फिर मैंने वो सीडी उठाई जो फिल ने मुझे क्रिसमस पर दी थी। ये उसके पसंदीदा बैंड्स में से एक का एल्बम था, लेकिन मेरी पसंद के हिसाब से उसमें बैस और चीखती हुई आवाजें कुछ ज्यादा ही थी। मैंने सीडी चलाई, बिस्तर पर लेट गया, हेडफोन्स पहन लिए और आवाज इतनी तेज कर दी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन रोशनी फिर भी परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने अपने चेहरे के ऊपरी हिस्से पर तकिया रख लिया। मैंने पूरा ध्यान संगीत पर लगाया। मैं गानों के लिरिक्स समझने और जटिल ड्रम पैटर्न्स को महसूस करने की कोशिश करने लगा। तीसरी बार पूरा सीडी सुनने तक मुझे कम से कम कोरस के सारे शब्द याद हो गए थे। मुझे खुद हैरानी हुई कि शोर की आदत पड़ने के बाद मुझे वो बैंड सचमुच पसंद आने लगा था। मुझे फिल को इसके लिए फिर से धन्यवाद देना पड़ेगा। और ये तरीका काम कर गया। तेज और गूंजते हुए बीट्स ने मेरे लिए किसी और बात के बारे में सोचना लगभग नामुमकिन बना दिया, और यही तो मैं चाहता था। मैंने वही सीडी बार बार सुनी। आखिरकार मैं हर गाने के साथ गुनगुनाने लगा, और फिर कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक जानी पहचानी जगह पर था। मेरे मन के किसी कोने में ये एहसास था कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने जंगल की हरी रोशनी को पहचान लिया। कहीं पास ही समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं समुद्र तक पहुंच जाऊं तो सूरज दिखाई देगा। मैं उसी आवाज का पीछा करने की कोशिश कर रहा था कि तभी जाकोब ब्लैक वहां आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर खींचने लगा। जाकोब, क्या हुआ? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह पूरी ताकत से मुझे खींच रहा था, जबकि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके साथ न जाऊं। मैं उस अंधेरे में नहीं जाना चाहता था। भागो, बेला, तुम्हें भागना होगा, उसने डरी हुई फुसफुसाहट में कहा। इस तरफ आओ, बेला, मुझे माँ की आवाज सुनाई दी। वो जंगल के घने अंधेरे के भीतर से पुकार रहा था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? मैंने पूछा, अब भी जाकोब की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। मैं किसी भी तरह सूरज तक पहुंचना चाहता था। अचानक जाकोब ने मेरा हाथ छोड़ दिया। वह दर्द से चीखा, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जाकोब, मैंने भय से चीखते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो चुका था। उसकी जगह एक विशाल लाल भूरा भेड़िया खड़ा था, जिसकी आंखें काली थीं। वह मेरी तरफ पीठ किए समुद्र की ओर देख रहा था। उसकी गर्दन और कंधों के बाल खड़े थे और उसके खुले हुए नुकीले दांतों के बीच से धीमी डरावनी गुर्राहट निकल रही थी। बेला, भागो, माइक ने फिर पुकारा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं समुद्र तट की तरफ से आती हुई एक चमक को देख रहा था। फिर एडवर्ड पेड़ों के बीच से बाहर आया। उसकी त्वचा हल्की सी चमक रही थी और उसकी आंखें गहरी काली और खतरनाक थीं। उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे अपनी ओर आने का इशारा किया। मेरे पैरों के पास खड़ा भेड़िया लगातार गुर्रा रहा था। मैंने एडवर्ड की तरफ एक कदम बढ़ाया। वह मुस्कुराया। उसके दांत लंबे, नुकीले और डरावने थे। मुझ पर भरोसा करो, उसने बेहद मुलायम आवाज में कहा। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसी पल भेड़िया बिजली की तरह एडवर्ड पर झपटा। उसके नुकीले दांत सीधे उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। नहीं, मैं चीखते हुए अचानक बिस्तर पर उठ बैठा। मेरी इस तेज हरकत से हेडफोन्स का तार खिंच गया और सीडी प्लेयर बेडसाइड टेबल से गिरकर लकड़ी के फर्श पर जोर से टकराया। कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। मैं पूरे कपड़ों और जूतों सहित बिस्तर पर बैठा था। मैंने घबराई हुई नजर से ड्रेसर पर रखी घड़ी देखी। सुबह के 5:30 हो चुके थे। मैं कराहते हुए फिर बिस्तर पर गिर पड़ा और मुंह के बल लेट गया। मैंने अपने जूते उतार फेंके। अब दोबारा सोना लगभग असंभव लग रहा था। मैं फिर पलटा और लेटे ही बड़ी मुश्किल से अपनी जीन्स के बटन खोलकर उन्हें उतार दिया। मुझे अपने बालों की चोटी सिर के पीछे एक उभरी हुई लकीर की तरह महसूस हो रही थी। मैं करवट लेकर लेट गया, रबर बैंड निकाल दिया और उंगलियों से जल्दी जल्दी बालों को सुलझा लिया। फिर मैंने तकिया दोबारा अपनी आंखों पर रख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे अवचेतन मन ने वही सारे दृश्य फिर सामने ला दिए थे, जिनसे बचने की मैं इतनी कोशिश कर रही थी। अब मुझे उनका सामना करना ही था। मैं उठकर बैठ गई।
अचानक सिर थोड़ा चकराया क्योंकि खून का बहाव नीचे की ओर हुआ था। पहले आसान काम निपटाती हूँ, मैंने खुद से कहा। सच तो ये था कि मैं असली बात का सामना जितनी देर हो सके टालना चाहती थी। मैंने अपना बाथरूम बैग उठाया। शॉवर भी उतनी देर नहीं चला जितनी मुझे उम्मीद थी। यहाँ तक कि बालों को ब्लो ड्राई करने में समय लगाने के बाद भी बाथरूम में करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। तौलिया लपेटे मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चार्ली अभी भी सो रहा था या फिर घर से निकल चुका था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। उसकी पुलिस क्रूजर वहां नहीं थी। वह फिर से फिशिंग पर जा चुका था। मैंने आरामदायक स्वेट पैंट्स और स्वेटशर्ट पहने और धीरे धीरे तैयार हुई। फिर मैंने अपना बिस्तर भी ठीक किया, जो मैं लगभग कभी नहीं करती थी। अब और देर नहीं की जा सकती थी। मैं अपनी मेज के पास गई और अपना पुराना कंप्यूटर चालू कर दिया। मुझे यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा मोडेम बहुत पुराना था और मुफ्त वाली इंटरनेट सर्विस भी बेहद धीमी थी। सिर्फ डायल अप कनेक्शन बनने में ही इतना समय लग रहा था कि मैंने सोचा तब तक जाकर अपने लिए सीरियल का एक कटोरा ही ले आती हूँ। मैंने बहुत धीरे धीरे नाश्ता किया, हर निवाले को अच्छी तरह चबाकर खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने कटोरा और चम्मच धोया, उन्हें अच्छी तरह सुखाया और उनकी जगह पर रख दिया। सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेरे कदम भारी लग रहे थे। सबसे पहले मैं अपने सीडी प्ले के पास गई। उसे फर्श से उठाकर बिल्कुल मेज के बीचों बीच सावधानी से रखा। फिर हेडफोन्स निकाले और उन्हें वापस मेज की दराज में रख दिया। इसके बाद मैंने वही सीडी फिर से चला दी, लेकिन इस बार आवाज इतनी धीमी कर दी कि वो सिर्फ पीछे चलने वाला हल्का सा संगीत बनकर रह जाए। एक और लंबी सांस लेकर मैं अपने कंप्यूटर की ओर मुड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, स्क्रीन पॉपअप एड से भरी हुई थी। मैं अपनी सख्त मोड़ने वाली कुर्सी पर बैठी और एक एक करके उन छोटी छोटी विंडोज को बंद करने लगी। आखिरकार मैं अपने पसंदीदा सर्च इंजन तक पहुंच गई। कुछ और पॉपअप एड हटाने के बाद मैंने सिर्फ एक शब्द टाइप किया, वैम्पायर। जाहिर है, परिणाम आने में बहुत समय लगा। जब आखिरकार परिणाम दिखाई दिए तो उनमें फिल्मों, टीवी शोज, रोल प्लेइंग गेम्स, अंडरग्राउंड मेटल बैंड्स और गॉथिक कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनियों तक सब कुछ शामिल था। फिर मेरी नज़र एक उम्मीद जगाने वाली वेबसाइट पर पड़ी, वैम्पायर्स आर जेड। मैं बेसब्री से उसके खुलने का इंतजार करती रही और स्क्रीन पर आते हर विज्ञापन को तुरंत बंद करती गई। आखिरकार वेबसाइट पूरी तरह खुल गई। सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर थे और पूरा पेज किसी शोध पत्र जैसा गंभीर और विद्वत्तापूर्ण दिखाई दे रहा था। मुख्य पृष्ठ पर 2 उद्धरण लिखे थे, भूतों और राक्षसों की विशाल और रहस्यमयी दुनिया में कोई भी आकृति इतनी भयानक, इतनी घृणित और फिर भी इतनी विचित्र रूप से आकर्षक नहीं है जितनी कि वैम्पायर। वह न तो पूरी तरह भूत है और न ही राक्षस, लेकिन दोनों की अंधेरी प्रकृति और रहस्यमयी शक्तियाँ उसमें मौजूद है। रेव मॉन्टेग्यू समर्स। और दूसरा, यदि इस संसार में किसी बात के सबसे अधिक प्रमाण मौजूद हैं तो वह वैम्पायर्स के अस्तित्व के हैं। सरकारी रिपोर्टें हैं, प्रसिद्ध लोगों के शपथपत्र हैं, सर्जनों, पादरियों और न्यायाधीशों की गवाहियां हैं। सबूत लगभग पूर्ण हैं। फिर भी आखिर कौन है जो वैम्पायर्स पर विश्वास करता है? राउस्यू। इसके बाद वेबसाइट पर दुनिया भर में प्रचलित वैम्पायर कथाओं की वर्णानुक्रम में सूची थी। सबसे पहले मैंने दानग नाम की कथा खोली। ये फिलीपींस का एक वैम्पायर था जिसके बारे में कहा जाता था कि बहुत समय पहले उसी ने द्वीपों पर तारों की खेती शुरू करवाई थी। कहानी के अनुसार दानग कई वर्षों तक इंसानों के साथ मिलकर रहता था, लेकिन एक दिन एक महिला की उंगली कट गई। दानग ने उसका खून चूसकर घाव साफ किया और उसे खून का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने उसका सारा खून पी लिया और उसकी जान ले ली। मैं हर विवरण बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। मैं ऐसी किसी भी बात की तलाश में थी जो मुझे जानी पहचानी लगे या कम से कम सच होने जैसी प्रतीत हो। ज्यादातर कथाओं में वैम्पायर्स सुंदर स्त्रियों के रूप में दानव थे और बच्चे उनके शिकार। कई कहानियां ऐसी लग रही थीं मानो उन्हें छोटे बच्चों की अधिक मृत्यु दर को समझाने या पुरुषों को बेवफाई का बहाना देने के लिए बनाया गया हो। बहुत सी कथाओं में बिना शरीर वाली आत्माएं थीं और गलत तरीके से दफनाने के परिणामों की चेतावनियां भी। इनमें से अधिकांश कहानियां उन फिल्मों जैसी बिल्कुल नहीं थीं जो मैंने देखी थी। सिर्फ कुछ ही कथाओं में, जैसे हिब्रू एस्ट्री और पॉलिश अपियर, खून पीने का उल्लेख मिलता था। लेकिन 3 कथाओं ने सचमुच मेरा ध्यान खींचा। पहली थी रोमेनियन वेराकोलिसी, एक बेहद शक्तिशाली अमर प्राणी जो सुंदर गोरी त्वचा वाले इंसान का रूप धारण कर सकता था। दूसरी थी स्लोवक नेलाप्सी, इतना तेज और शक्तिशाली कि आधी रात के बाद केवल 1 घंटे में पूरे गांव का सफाया कर सकता था। और तीसरी थी स्ट्रेगनी बेनिफिसी,
इसके बारे में सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी। स्ट्रेगनी बेनिफिसी, एक इतालवी वैम्पायर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छाई का साथ देता है और सभी दुष्ट वैम्पायर्स का घोर शत्रु होता है। सैकड़ों कथाओं के बीच ये एकमात्र कहानी थी जिसमें किसी अच्छे वैम्पायर का उल्लेख था। इसे पढ़कर मुझे अजीब सा सुकून मिला, लेकिन कुल मिलाकर वेबसाइट पर ऐसी बहुत कम बातें थी जो जाकोब की कहानी या मेरी अपनी देखी हुई बातों से मेल खाती हों। पढ़ते पढ़ते मैंने अपने मन में एक सूची बना ली थी। असाधारण गति, बेहद ताकत, अलौकिक सुंदरता, बिल्कुल पीली त्वचा, रंग बदलती आंखें, और फिर जाकोब द्वारा बताए गए संकेत। खून पीने वाले, वेयरवुल्फ के दुश्मन, बर्फ जैसी ठंडी त्वचा, और अमर। इनमें से मुश्किल से कोई कहानी एक दो बातें ही मिलाती थी। फिर मुझे एक और समस्या याद आई। जितनी भी डरावनी फिल्में मैंने देखी थी और आज जो कुछ पढ़ा था, उन सब के अनुसार वैम्पायर्स दिन की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते थे। सूरज की किरणें उन्हें जलाकर राख बना देती थी। वे दिन भर ताबूतों में सोते और केवल रात को बाहर निकलते। झूंझलाकर मैंने कंप्यूटर का मुख्य पावर स्विच ही बंद कर दिया। उसे ठीक से शटडाउन होने का भी इंतजार नहीं किया। झूंझलाहट के साथ साथ मुझे अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी। ये सब कितना बेवकूफ़ी भरा लग रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी वैम्पायर्स पर शोध कर रही थी। आखिर मुझे हो क्या गया था? मैंने तय किया कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी फोक्स शहर की थी, और उसके साथ साथ पूरे भीगे हुए ओलिंपिक पेनिनसुला की भी। मुझे घर से बाहर निकलना था, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां जाने का मन हो और जो यहां से 3 दिन की ड्राइव पर न हो। फिर भी मैंने अपने बूट्स पहन लिए, जबकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं नीचे उतरी, बिना मौसम देखे अपना रेनकोट पहन लिया और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। मैंने अपने ट्रक की तरफ देखा भी नहीं। मैं पैदल ही पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी और चार्ली के आंगन को पार करती हुई धीरे धीरे उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी जो हर तरफ फैलता चला आ रहा था। ज्यादा समय नहीं लगा कि मैं जंगल के इतने भीतर पहुंच गई कि घर और सड़क दोनों ही नजर आना बंद हो गए। अब केवल 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरे पैरों के नीचे गीली मिट्टी की मुलायम चरमराहट और पेड़ों के बीच अचानक गूंज उठने वाली जेस पक्षियों की तीखी पुकार। जंगल के बीच एक पतली सी पगडंडी बनी हुई थी। अगर वो रास्ता न होता तो मैं कभी अकेले इस तरह जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करती। मेरी दिशा पहचानने की क्षमता बहुत खराब थी। इससे कहीं आसान जगह पर भी मैं रास्ता भटक सकती थी। वह पगडंडी जंगल के भीतर लगातार और गहराई तक जाती जा रही थी। जहां तक मैं समझ पा रही थी, वह ज्यादातर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती चली जा रही थी। रास्ता सिटका स्प्रूस, हेमलॉक, यू और मेपल के पेड़ों के बीच सांप की तरह बल खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुझे इन पेड़ों के नाम भी बस थोड़े बहुत ही पता थे, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले चार्ली ने अपनी क्रूजर चलाते समय मुझे खिड़की से बाहर दिखाकर उनके बारे में बताया था। कई पेड़ ऐसे थे जिन्हें मैं पहचानती ही नहीं थी, और कई इतने हरे काई और परजीवी पौधों से ढके हुए थे कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। मैं तब तक चलती रही जब तक खुद पर मेरा गुस्सा मुझे आगे बढ़ाता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो गुस्सा कम होने लगा, मेरे कदम भी धीमे पड़ गए। ऊपर पेड़ों की घनी छतरी से पानी की कुछ बूंदें नीचे टपकने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बारिश शुरू हो चुकी थी या ये सिर्फ कल की बारिश का बचा हुआ पानी था जो पत्तों पर जमा होकर अब धीरे धीरे धरती पर गिर रहा था। थोड़ी दूर एक पेड़ हाल ही में गिरा हुआ था। मुझे पता चल गया कि वो नया गिरा है, क्योंकि उस पर अभी पूरी तरह काई नहीं जमी थी। उसका तना पास खड़े दूसरे पेड़ के सहारे टिक गया था, और उससे पगडंडी से कुछ ही कदम दूर एक छोटी सी प्राकृतिक बेंच जैसी जगह बन गई थी। मैं फर्न के पौधों को पार करके वहां बैठ गई। मैंने ध्यान रखा कि मेरी जैकेट और गीली लकड़ी के बीच कपड़े सीधे न छुए। फिर मैंने अपना सिर, जिसकी हुड चढ़ी हुई थी, पीछे जीवित पेड़ के तने से टिकाकर आंखें बंद कर ली। ये जगह आने के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन जाती भी कहाँ। ये जंगल गहरे हरे रंग में डूबा हुआ था और पिछली रात के सपने जैसा इतना मिलता जुलता था कि यहाँ बैठकर मन को शांति मिलना असंभव था। अब जब मेरे पैरों की भीगी मिट्टी पर पड़ती आवाज भी बंद हो गई थी, तो चारों ओर की खामोशी और भी चुभने लगी। पक्षी भी शांत थे। ऊपर से पानी की बूंदें अब पहले से ज्यादा गिर रही थी, इसलिए शायद सचमुच बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं बैठी हुई थी, इसलिए मेरे चारों ओर उगे फर्न मेरे सिर से भी ऊंचे लग रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई इंसान रास्ते पर मुझसे सिर्फ 3 फुट की दूरी से भी गुजर जाए, तो शायद उसे मेरे यहाँ होने का पता भी न चले।
इस जंगल के बीच बैठकर उन अजीब बातों पर विश्वास करना कहीं आसान था, जिन पर घर के अंदर सोचकर मुझे खुद पर शर्म आती थी। हजारों सालों से इस जंगल में शायद ही कुछ बदला हो। ऐसे माहौल में दुनिया भर की पुरानी कहानियां, मिथक और दंतकथाएं मेरे साफ सुथरे कमरे की तुलना में कहीं ज्यादा सच्ची लग रही थी। मैंने खुद को मजबूर किया कि उन 2 सबसे जरूरी सवालों पर ध्यान दूं, जिनका जवाब मुझे चाहिए था। हालांकि मेरा मन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। पहला सवाल, क्या जाकोब ने कलेंस के बारे में जो कहा था वो सच हो सकता था? मेरा दिमाग तुरंत जोरदार तरीके से बोला, नहीं, ये सब बेतुका था। इतनी डरावनी और हास्यास्पद बातों पर विश्वास करना मूर्खता थी। लेकिन फिर, अगर ये सच नहीं था, तो सच क्या था? मैंने खुद से पूछा। आखिर इस बात का कोई तर्कसंगत जवाब नहीं था कि मैं आज जिंदा कैसे थी। मैंने एक एक करके वे सारी बातें याद करनी शुरू की जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। असंभव गति, अलौकिक ताकत, आंखों का काले से सुनहरे और फिर वापस बदल जाना, अमानवीय सुंदरता, बर्फ जैसी ठंडी और पीली त्वचा, और फिर कुछ छोटी छोटी बातें जो धीरे धीरे मेरे ध्यान में आई थीं। वे कभी खाते हुए दिखाई नहीं देते थे। उनकी हर हरकत में अजीब सी सुंदरता और पूर्ण संतुलन होता था। और एडवर्ड, वह कभी कभी ऐसी भाषा और लहजे में बात करता था जो 21वीं सदी के क्लासरूम की बजाय किसी 100 साल पुराने उपन्यास के पात्र जैसी लगती थी। जिस दिन ब्लड टाइपिंग की क्लास हुई थी, वह स्कूल नहीं आया था। वह समुद्र तट की ट्रिप के लिए तभी मना हुआ था जब उसे पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपने आसपास मौजूद हर व्यक्ति के मन की बात जानता हो, सिवाय मेरी। उसने खुद कहा था कि वो खलनायक है, खतरनाक है। क्या कलेंस सचमुच वैम्पायर हो सकते थे? कम से कम इतना तो तय था। वे सामान्य इंसान नहीं थे। मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी कोई वैज्ञानिक या तर्कसंगत व्याख्या नहीं थी। चाहे वह जाकोब के बताए हुए कोल्ड वंस हों या फिर मेरी अपनी बनाई हुई सुपरहीरो थ्योरी, एडवर्ड कलेन इंसान नहीं था, वह कुछ और था। इसलिए फिलहाल मेरा जवाब यही था, शायद। अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, अगर ये सच हुआ तो मैं क्या करूंगी? अगर एडवर्ड सचमुच एक वैम्पायर था, तो मैं ये शब्द अपने मन में भी मुश्किल से बोल पा रही थी। किसी और को इसमें शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता था। मुझे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर मैं किसी और को ये सब बताती तो लोग मुझे पागल समझकर किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा देते। मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला, उसकी सलाह मान लूं, समझदारी दिखाऊं, जहां तक हो सके उससे दूर रहूं, हमारी सारी योजनाएं रद्द कर दूं, फिर से उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दूं। जिस क्लास में हमें साथ बैठना पड़ता था, वहां ये मान लूं कि हमारे बीच मोटे शीशे की एक ऐसी दीवार है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। मैं उससे कह दूं, मुझे अकेला छोड़ दो, और इस बार सचमुच दिल से कहूं। लेकिन जैसे ही मैंने इस संभावना के बारे में सोचा, निराशा का ऐसा दर्द उठा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे मन ने तुरंत उस विचार को ठुकरा दिया और दूसरे विकल्प की ओर भाग गया। मैं कुछ भी न बदलूं। आखिर अगर वो सचमुच कोई अंधेरी और खतरनाक चीज था, तो उसने अब तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उल्टा, अगर उसने उस दिन इतनी तेजी से मेरी जान न बचाई होती, तो मैं टाइलर की गाड़ी के नीचे कुचल चुकी होती। मैंने खुद से कहा, शायद वह सिर्फ उसकी तेज रिफ्लेक्सेस थीं। लेकिन तुरंत दूसरा विचार आया, अगर उसकी सहज प्रतिक्रिया किसी की जान बचाना है, तो वह कितना बुरा हो सकता है? मेरे दिमाग में सवालों का अंतहीन चक्कर चलता रहा, लेकिन एक बात मुझे पूरी तरह निश्चित थी। पिछली रात मेरे सपने वाला डरावना एडवर्ड असल एडवर्ड नहीं था। वह सिर्फ उस शब्द का डर था जो जाकोब ने मेरे मन में बो दिया था। फिर भी जब सपने में वेयरवुल्फ ने एडवर्ड पर हमला किया और मैं चीखकर बोली थी, नहीं, तो वह चीख भेड़िए के लिए नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं एडवर्ड को चोट न लग जाए। यहाँ तक कि जब वह अपने नुकीले दांतों के साथ मुझे अपनी ओर बुला रहा था, तब भी मुझे उसी की चिंता थी। और उसी पल मुझे अपना जवाब मिल गया। शायद मेरे पास कभी कोई चुनाव था ही नहीं। मैं बहुत आगे निकल चुकी थी, अब जबकि मैं सच जान चुकी थी, या कम से कम मुझे लगता था कि जान चुकी हूँ। मैं अपने इस डरावने रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब भी मैं एडवर्ड के बारे में सोचती, उसकी आवाज, उसकी सम्मोहित कर देने वाली आंखें, उसका चुंबकीय व्यक्तित्व, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा उठती, मैं अभी इसी क्षण उसके साथ रहना चाहती थी। चाहे, लेकिन मैं उस विचार को पूरा भी नहीं कर पाई। यहाँ नहीं, इस अंधेरे जंगल में अकेले नहीं,
ऊपर पेड़ों की छतरी के कारण बारिश ने पूरे जंगल को धुंधली सांझ जैसा बना दिया था। गीली जमीन पर गिरती बूंदों की आवाज किसी के पैरों की आहट जैसी लग रही थी। मैं कांप उठी। जल्दी से अपनी छिपी हुई जगह से उठ खड़ी हुई। एक पल को मुझे डर लगा कि कहीं बारिश ने उस पगडंडी को ही मिटा न दिया हो। लेकिन वो पगडंडी वही थी, साफ और सुरक्षित, जो उस भीगे हुए हरे भूल भुलैया जैसे जंगल से बाहर निकलती चली जा रही थी। मैंने अपना हुड चेहरे के चारों ओर कसकर खींच लिया और तेजी से उस रास्ते पर चलने लगी। पेड़ों के बीच लगभग दौड़ते हुए मुझे हैरानी हुई कि मैं जंगल के भीतर कितनी दूर तक आ चुकी थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं बाहर निकलने की बजाय और भी अंदर तो नहीं जा रही। घबराहट बढ़ने ही वाली थी कि तभी शाखाओं के बीच से कुछ खुली जगह दिखाई देने लगी। फिर मुझे सड़क पर गुजरती एक कार की आवाज सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली। मेरे सामने चाली का लॉन फैला हुआ था और घर जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहा था, गर्माहट और सूखे मोज़ों का वादा करते हुए। जब मैं घर लौटी तब दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। मैं ऊपर गई और पूरे दिन घर के अंदर रहने के लिए जीन्स और टी शर्ट पहन ली। उस दिन का मेरा काम था मैकबेथ पर एक पेपर लिखना, जो बुधवार तक जमा करना था। ध्यान लगाने में मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। मैं आराम से उसकी रूपरेखा, रफ ड्राफ्ट आउटलाइन, बनाने बैठ गई। मैंने महसूस किया कि मैं पहले से कहीं अधिक शांत थी। अगर सच कहूं तो पिछले थर्सडे की दोपहर के बाद पहली बार मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा था। असल में मैं हमेशा से ऐसी ही थी। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम फैसला लेना होता था। मैं हर विकल्प को लेकर बहुत देर तक सोचती, खुद को परेशान करती रहती, लेकिन एक बार निर्णय हो जाने के बाद मैं बिना पीछे देखे उसी रास्ते पर चल पड़ती थी। अक्सर इसलिए राहत महसूस होती थी कि अब फैसला हो चुका है। कभी कभी उस राहत में निराशा भी मिली होती थी, जैसे फोक्स आने का मेरा फैसला, लेकिन तब भी वह लगातार उलझे रहने से बेहतर था। इस बार लिया गया फैसला, उस पर टिके रहना तो हैरानी की हद तक आसान था, खतरनाक रूप से आसान। इस तरह पूरा दिन शांत और उपयोगी बीता। रात के 8 बजे से पहले ही मेरा मैकबेथ वाला पेपर पूरा हो गया। शाम को चार्ली बहुत सारी मछलियां पकड़कर घर लौटा। मैंने मन ही मन तय किया कि अगले हफ्ते जब मैं सियाटल जाऊंगी तो मछली की रेसिपियों की एक किताब जरूर खरीदूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने उस यात्रा के बारे में सोचा, वैसी ही ठंडी सहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई, जैसी जाको ब्लैक के साथ टहलने जाने से पहले महसूस हुई थी। मैंने सोचा, ये एहसास अलग होना चाहिए था। मुझे डर लगना चाहिए था। मैं जानती थी कि मुझे डरना चाहिए, लेकिन वैसा डर मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था। उस रात मैं बिना कोई सपना देखे सो गई। सुबह बहुत जल्दी उठने और पिछली रात ठीक से नींद न आने की वजह से मैं पूरी तरह थक चुकी थी। फोक्स आने के बाद ये दूसरी बार था जब मेरी आँख खुली और कमरे में तेज सुनहरी धूप फैली हुई थी। मैं लगभग उछलकर खिड़की तक पहुंची। आसमान देखकर मैं स्तब्ध रह गई। उसमें मुश्किल से कोई बादल था, जो थोड़े बहुत थे भी। वे छोटे छोटे सफेद रुई जैसे बादल थे, जिन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वे बारिश ला सकते हैं। मैंने खिड़की खोली। मुझे हैरानी हुई कि वह बिना किसी आवाज के आसानी से खुल गई। शायद कई सालों से उसे खोला ही नहीं गया था। मैंने गहरी सांस लेकर बाहर की अपेक्षाकृत सूखी हवा अपने भीतर भर ली। मौसम लगभग गर्म था और हवा भी बहुत कम चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नसों में बिजली दौड़ रही हो। जब मैं नीचे आई तब चार्ली अपना नाश्ता खत्म कर रहा था। उसने आते ही मेरा बदला हुआ मूड पहचान लिया। आज मौसम कितना अच्छा है, उसने कहा। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह भी मुस्कुरा दिया। उसकी भूरी आंखों के किनारों पर हल्की सी झुर्रियां उभर आईं। जब चार्ली मुस्कुराता था तब समझ में आता था कि कभी मेरी माँ ने उससे इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली थी। वह युवा रोमांटिक लड़का अब लगभग खो चुका था। उसके घुंघराले भूरे बाल, जो रंग में मेरे बालों जैसे थे, धीरे धीरे झड़ चुके थे और अब उसके माथे की चमकती त्वचा ज्यादा दिखाई देती थी। लेकिन जब वह मुस्कुराता तब मुझे उसी आदमी की हल्की सी झलक दिखाई देती, जो कभी रेनी को लेकर भाग गया था, जब वह मेरी आज की उम्र से सिर्फ 2 साल बड़ी थी। मैंने खुशी खुशी नाश्ता किया। पीछे की खिड़की से आती धूप में उड़ते धूल के छोटे छोटे कणों को देखती रही। कुछ देर बाद चार्ली ने मुझे अलविदा कहा। फिर मैंने उसकी क्रूजर के घर से निकलने की आवाज सुनी। घर से निकलते समय मैं दरवाजे पर रुक गई। मेरा हाथ रेन जैकेट पर था। उसे घर छोड़ना जैसे किस्मत को चुनौती देने जैसा लगता था। एक लंबी सांस लेकर मैंने रेन जैकेट को अपनी बाह पर रखा और कई महीनों बाद पहली बार इतनी चमकदार धूप में बाहर निकल गई। बहुत मेहनत करने के बाद मैं अपने ट्रक की दोनों खिड़कियां लगभग पूरी तरह नीचे करने में सफल हुई।
मैं स्कूल पहुंचने वाले पहले छात्रों में से एक थी। बाहर जल्दी निकलने की जल्दबाजी में मैंने घड़ी देखी ही नहीं थी। मैंने ट्रक पार्क किया और कैफेटेरिया के दक्षिणी हिस्से में रखी उन पिकनिक बेंचेस की ओर चली गई, जिनका बहुत कम इस्तेमाल होता था। बेंच अभी भी थोड़ी गीली थी, इसलिए मैं अपनी रेन जैकेट बिछाकर बैठ गई। मुझे खुशी हुई कि कम से कम उसका कोई उपयोग तो हुआ। मेरा सारा होमवर्क पहले ही पूरा हो चुका था, शायद इसलिए क्योंकि मेरी सामाजिक जिंदगी लगभग न के बराबर थी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल ऐसे थे जिनके सही होने को लेकर मुझे शक था। मैंने मेहनत से अपनी किताब निकाली और उन्हें दोबारा जांचना शुरू किया, लेकिन पहले ही सवाल के बीच में मेरा ध्यान भटक गया। मैं धूप को लाल छाल वाले पेड़ों पर खेलते हुए देखने लगी। अन्य ढंग से मैं अपने होमवर्क के किनारों पर कुछ रेखाएं खींचने लगी। कुछ मिनट बाद अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी। मैंने अनजाने में 5 जोड़ी गहरी काली आंखें बना दी थीं, जो जैसे कागज से मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत इरेजर उठाया और उन्हें पूरी तरह मिटा दिया। बेला, किसी ने मुझे आवाज दी। आवाज माई की लग रही थी। मैंने सिर उठाकर चारों ओर देखा तो एहसास हुआ कि मैं कब से यूं ही खोई बैठी थी। इस बीच पूरा स्कूल छात्रों से भर चुका था। आज लगभग सभी ने टी शर्ट पहन रखी थी, कुछ तो शॉर्ट्स में भी थे, जबकि तापमान मुश्किल से 60 डिग्री के आसपास होगा। माइक खाकी शॉर्ट्स और धारीदार रग्बी शर्ट पहने मेरी ओर आता हुआ हाथ हिला रहा था। हाय माइक, मैंने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। इतनी खूबसूरत सुबह में आधे मन से मुस्कुराना संभव ही नहीं था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। धूप में उसके करीने से खड़े सुनहरे बाल चमक रहे थे और उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैली हुई थी। मुझे देखकर वो इतना खुश लग रहा था कि मुझे भी अच्छा महसूस हुआ। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, तुम्हारे बालों में लाल रंग की झलक भी है। उसने हवा में उड़ती मेरे बालों की एक लट अपनी उंगलियों में पकड़ ली। सिर्फ धूप में दिखाई देती है, मैंने जवाब दिया। जब उसने वह लट मेरे कान के पीछे सरकाई तो मुझे थोड़ी असहजता महसूस हुई। आज का दिन कितना शानदार है ना? बिल्कुल मेरे पसंद का, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कल क्या किया था? उसकी आवाज में हल्का सा अधिकार झलक रहा था। ज्यादातर समय अपना ऐसे लिखा। मैंने ये नहीं बताया कि वह पूरा भी हो चुका था। इतना घमंडी नहीं लगना चाहती थी। उसने अपने हाथ की एड़ी से माथे पर हल्की सी चोट मारी। ओह हाँ, वह थर्सडे को जमा करना है ना? मेरा ख्याल है वेंसडे को। वेंसडे? उसका चेहरा उतर गया। ये तो मुश्किल हो गई। तुम किस विषय पर लिख रही हो? क्या शेक्सपियर ने अपने नाटकों में महिला पात्रों के साथ स्त्री विरोधी, मिसोजिनिस्टिक व्यवहार किया है या नहीं? वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई अनजान भाषा बोल दी हो। लगता है आज रात मुझे उसी पर काम करना पड़ेगा, उसने निराश होकर कहा। मैं तो सोच रहा था कि तुमसे पूछूं कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? ओह, मैं पूरी तरह चौंक गई। आखिर माई के साथ मेरी कोई भी सामान्य बातचीत बिना अजीब हुए खत्म क्यों नहीं हो सकती थी? हम डिनर पर जा सकते हैं या कहीं और, ऐसे बाद में लिख लूंगा। उसने उम्मीद भरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। माइक, मुझे इस तरह अचानक फैसला करने के लिए कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा विचार होगा। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। क्यों? उसने सावधानी से पूछा। एक पल के लिए मेरे मन में एडवर्ड का ख्याल आया। क्या माइक भी उसी के बारे में सोच रहा था? मुझे लगता है। मैंने गहरी सांस ली। और अगर तुमने मेरी ये बात किसी से कही तो मैं बड़ी खुशी से तुम्हें मार डालूंगी, मैंने मजाकिया अंदाज में धमकी दी। लेकिन मुझे लगता है कि इससे जेसिका की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वो पूरी तरह उलझ गया। स्पष्ट था कि उसके मन में ये बात आई ही नहीं थी। जेसिका, सच बताओ माइक, क्या तुम बिल्कुल अंधे हो? ओह, उसने धीरे से कहा। वो अब भी पूरी तरह हैरान था। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया। क्लास का समय हो गया है और मैं फिर से देर नहीं करना चाहती। मैंने अपनी किताबें समेटी और बैग में रख लीं। हम दोनों चुपचाप बिल्डिंग 3 तक साथ चले। उसका चेहरा अब भी सोच में डूबा हुआ था। मैंने मन ही मन उम्मीद की कि उसकी सोच उसे सही दिशा में ले जाए। ट्रिक की क्लास में जेसिका हमेशा की तरह उत्साह से भरी हुई थी। वो, एंजेला और लॉरेन आज शाम पोर्ट एंजेलिस जा रही थी। उन्हें डांस के लिए ड्रेस खरीदनी थी। उसने मुझसे भी साथ चलने को कहा, जबकि मुझे कोई ड्रेस खरीदनी ही नहीं थी। मैं असमंजस में पड़ गई। लड़कियों के साथ शहर से बाहर जाना अच्छा लगता, लेकिन लॉरेन भी वहां होती। और फिर कौन जानता था कि आज शाम मैं और क्या कर सकती थी। लेकिन मैंने तुरंत अपने विचारों को वही रोक दिया। उस दिशा में सोचना बिल्कुल सही नहीं था। हाँ, धूप ने मेरा मूड अच्छा कर दिया था,
लेकिन मेरी खुशी की असली वजह सिर्फ धूप नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आखिर में मैंने जेसिका से कहा कि शायद मैं चलूं, लेकिन पहले चार्ली से पूछना होगा। रास्ते भर वो सिर्फ डांस की बातें करती रही। स्पेनिश की क्लास शुरू हुई, फिर खत्म हुई, और 5 मिनट देर से छुट्टी होने के बाद भी उसकी बातें बंद नहीं हुई। हम लंच के लिए कैफेटेरिया की ओर जा रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उसकी किसी बात पर नहीं था। मैं अपने ही उत्साह और बेचैनी में खोई हुई थी। मैं सिर्फ एडवर्ड को नहीं, बल्कि पूरे कलिंस परिवार को देखना चाहती थी। मैं उन्हें अपने नए शक की नज़र से देखना चाहती थी। जैसे ही मैं कैफेटेरिया के दरवाजे से अंदर गई, पहली बार सचमुच डर की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई और पेट में जाकर ठहर गई। क्या वे मेरे मन की बातें पढ़ सकते होंगे? उसी क्षण एक और ख्याल बिजली की तरह मेरे मन में कौंधा। क्या एडवर्ड आज भी मेरा इंतजार कर रहा होगा, ताकि फिर से मेरे साथ बैठ सके? हमेशा की तरह मेरी पहली नज़र कलिंस की मेज पर गई, और उसी पल मेरे भीतर घबराहट दौड़ गई। वह मेज खाली थी। आखिरी उम्मीद के साथ मेरी नज़र पूरे कैफेटेरिया में घूमी। शायद एडवर्ड कहीं अकेला बैठा हो, मेरा इंतजार कर रहा हो। पूरा कैफेटेरिया लगभग भर चुका था। स्पेनिश की क्लास देर से खत्म हुई थी, लेकिन न एडवर्ड दिखाई दिया, न उसके परिवार का कोई सदस्य। निराशा की ऐसी लहर मुझ पर टूटी कि मैं भीतर तक टूट गई। मैं चुपचाप जेसिका के पीछे पीछे चलती रही। अब उसके शब्द सुनने का दिखावा करने की भी ताकत नहीं बची थी। जब तक हम अपनी मेज तक पहुंचे, सब लोग पहले से बैठे हुए थे। मैंने माइक के बगल वाली खाली कुर्सी छोड़ दी और जाकर एंजेला के पास बैठ गई। मैंने बस इतना देखा कि माइक ने शिष्टाचार से जेसिका के लिए कुर्सी खींच दी, और जेसिका का चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। एंजेला ने धीरे से मैकबेथ वाले पेपर के बारे में कुछ सवाल पूछे। मैंने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए जवाब दिए, हालांकि भीतर से मैं लगातार टूटती जा रही थी। उसने भी आज शाम उनके साथ चलने का निमंत्रण दिया। इस बार मैंने तुरंत हाँ कह दी। मुझे किसी भी तरह अपने मन को दूसरी तरफ लगाना था। मुझे तब समझ आया कि मेरे अंदर अब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। जब मैं बायोलॉजी की क्लास में पहुंची, मैंने एडवर्ड की खाली सीट देखी, और एक नई निराशा ने मुझे फिर घेर लिया। बाकी पूरा दिन बहुत धीरे और उदासी में बीता। जिम की क्लास में आज बैडमिंटन के नियमों पर व्याख्यान हुआ। ये मेरे लिए तय की गई अगली यातना थी, लेकिन कम से कम आज मुझे कोर्ट पर लड़खड़ाते हुए खेलने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ बैठकर सुन सकती थी। सबसे अच्छी बात ये रही कि कोच अपना व्याख्यान पूरा नहीं कर पाया। इसका मतलब कल भी मुझे खेलने से छुट्टी मिलने वाली थी। हाँ, परसों की चिंता अलग थी, जब वे मेरे हाथ में रैकेट थमाकर मुझे पूरी क्लास के सामने खेलने के लिए छोड़ देंगे। स्कूल से निकलते समय मुझे राहत महसूस हुई। अब मैं खुलकर उदास हो सकती थी और मनमर्जी से मुंह फुलाकर बैठ सकती थी, क्योंकि शाम को मुझे जेसिका और बाकी लड़कियों के साथ बाहर जाना था। लेकिन जैसे ही मैं चार्ली के घर के अंदर पहुंची, जेसिका का फोन आ गया। उसे हमारी योजना रद्द करनी पड़ी। मैंने सचमुच कोशिश की कि ये सुनकर खुश हो जाऊं कि माइक ने उसे डिनर पर चलने के लिए पूछा था। मुझे राहत भी हुई कि आखिरकार माइक को उसकी तरफ ध्यान जाने लगा था, लेकिन मेरी खुशी बनावटी लग रही थी। यहाँ तक कि मुझे खुद भी। हमने तय किया कि अब खरीदारी के लिए कल शाम जाएंगे। अब मेरे पास अपना ध्यान बंटाने का कोई खास तरीका नहीं बचा था। रात के खाने के लिए मैंने मछली पहले ही मैरिनेट करके रख दी थी। सलाद और पिछली रात की बची हुई ब्रेड भी मौजूद थी, इसलिए रसोई में करने को कुछ नहीं था। मैंने लगभग आधा घंटा पूरी लगन से होमवर्क किया, फिर वह भी खत्म हो गया। उसके बाद मैंने अपना ईमेल खोला। माँ के कई पुराने संदेश जमा थे। जैसे जैसे मैं नए संदेशों तक पहुंची, उनका लहजा थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और उन्हें छोटा सा जवाब लिखा। माँ, माफ करना, मैं बाहर थी, दोस्तों के साथ समुद्र तट गई थी। फिर मुझे एक पेपर भी लिखना था। मेरे बहाने बहुत कमजोर लग रहे हैं, इसलिए उन्हें यहीं छोड़ देती हूँ। आज बाहर धूप निकली है। हाँ, मुझे भी उतनी ही हैरानी हो रही है जितनी तुम्हें होगी, इसलिए मैं बाहर जाकर जितना हो सके उतना विटामिन डी लेना चाहती हूँ। लव यू, बेला। मैंने सोचा कि 1 घंटा पढ़ाई से अलग कोई किताब पढ़कर बिताया जाए। मेरे साथ फॉक्स कुछ किताबें आई थीं। उनमें सबसे पुरानी और घिसी हुई किताब जेन ऑस्टिन के उपन्यासों का संग्रह थी। मैंने वही उठा ली। सीढ़ियों से नीचे आते समय ऊपर रखी अलमारी से एक पुरानी जगह जगह से घिसी हुई क्विल्ट भी साथ ले ली। बाहर चार्ली के छोटे से चौकोर लॉन में मैंने क्विल्ट को मोड़कर बिछा दिया। मैंने ऐसी जगह चुनी जहां पेड़ों की छाया न पड़ रही हो।
घास हमेशा की तरह हल्की गीली थी, चाहे धूप कितनी भी देर क्यों न निकली हो। मैं पेट के बल लेट गई, पैरों को हवा में मोड़कर हिलाते हुए किताब के पन्ने पलटने लगी। मैं सोच रही थी कि कौन सा उपन्यास मेरे मन को सबसे ज्यादा व्यस्त रख पाएगा। मेरे पसंदीदा उपन्यास थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी। प्राइड एंड प्रेजुडिस मैं हाल ही में पढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी पढ़ना शुरू किया, लेकिन मुश्किल से 3 अध्याय पढ़े होंगे कि मुझे याद आया उस उपन्यास के नायक का नाम भी एडवर्ड था। झुंझलाकर मैंने किताब बदल दी। अब मैंने मैन्सफील्ड पार्क खोली, लेकिन उसके नायक का नाम एडमंड निकला। वह भी एडवर्ड से इतना मिलता जुलता था कि मैं और आगे नहीं पढ़ सकी। मैंने खींचकर किताब बंद कर दी। क्या 18वीं सदी में लोगों के पास और कोई नाम नहीं थे? मैंने मन ही मन बड़बड़ाते हुए किताब एक तरफ रख दी। फिर मैं पीठ के बल लेट गई। अपनी शर्ट की बाहें जितनी ऊपर चढ़ सकती थीं, चढ़ा ली। आंखें बंद कर ली। मैंने खुद को सख्ती से आदेश दिया, अब सिर्फ अपनी त्वचा पर पड़ती धूप की गर्मी महसूस करनी है और कुछ नहीं सोचना। हल्की हवा अब भी चल रही थी। वह मेरे बालों की कुछ लटों को चेहरे पर ला रही थी, जिससे हल्की सी गुदगुदी हो रही थी। मैंने सारे बाल सिर के ऊपर फैला दिए ताकि वे क्विल्ट पर फैल जाए। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान उस गर्माहट पर लगाया जो मेरी बंद पलकों पर पड़ रही थी। मेरे गालों पर, नाक पर, होठों पर, बाहों पर, गर्दन पर और हल्की शर्ट के आर पार मेरे शरीर तक पहुंच रही थी। अगली बार मुझे जो चीज महसूस हुई वो चार्ली की क्रूजर के ड्राइववे में मुड़ने की आवाज थी। मैं चौंकर उठ बैठी। धूप अब पेड़ों के पीछे छिप चुकी थी। मैं सो गई थी। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। अचानक मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं अकेली नहीं हूं। चार्ली, मैंने आवाज दी, लेकिन सामने घर की तरफ उसकी कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठी। बिना वजह घबराहट हो रही थी। मैंने गीली हो चुकी क्विल्ट और किताब उठाई और घर के अंदर भागी। रसोई में पहुंचते ही मैंने चूल्हे पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया। अब रात का खाना देर से बनने वाला था। जब मैं अंदर आई तब चार्ली अपनी बंदूक वाली बेल्ट उतार रहा था और जूते निकाल रहा था। सॉरी डैड, डिनर अभी तैयार नहीं है। मैं बाहर सो गई थी। मैंने जम्हाई रोकते हुए कहा। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। वैसे भी मैं मैच का स्कोर देखना चाहता था। रात के खाने के बाद मैं चार्ली के साथ टीवी देखने बैठ गई। असल में देखने लायक कुछ नहीं था। उसे पता था कि मुझे बेसबॉल पसंद नहीं है, इसलिए उसने चैनल बदलकर कोई हल्का फुल्का सिटकॉम लगा दिया, जो सच कहूँ तो हम दोनों को ही खास पसंद नहीं था। लेकिन साथ बैठना ही शायद उसके लिए काफी था, और मुझे भी अच्छा लगा कि कम से कम मैं उसे खुश कर पा रही थी। विज्ञापन आने पर मैंने कहा, डैड, कल शाम जेसिका और एंजेला पोर्ट एंजेलिस जा रही हैं। उन्हें डांस के लिए ड्रेस खरीदनी है। वे चाहती हैं कि मैं उनके साथ चलूं और उन्हें ड्रेस चुनने में मदद करूं। अगर मैं उनके साथ जाऊं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? जेसिका स्टैनले? उसने पूछा। और एंजेला वेबर भी। मैंने सारी बात समझाई। वह थोड़ा उलझ गया। लेकिन तुम तो डांस में नहीं जा रही हो, है ना? नहीं डैड, मैं सिर्फ उन्हें ड्रेस चुनने में मदद करूंगी। मतलब उन्हें ईमानदार सलाह दूंगी। ये बात मुझे किसी महिला को समझानी नहीं पड़ती। ठीक है, उसने कहा। उसे शायद समझ आ गया था कि लड़कियों वाली बातों में उसकी समझ कम है। लेकिन कल स्कूल का दिन है। हम स्कूल के तुरंत बाद निकल जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। आप डिनर संभाल लेंगे, है ना? बेल्स, तुम्हारे आने से पहले मैं 17 साल तक खुद अपना खाना बनाता रहा हूँ, उसने याद दिलाया। मुझे नहीं पता आप इतने साल कैसे जिंदा रहे। मैंने धीरे से बुदबुदाया। फिर जोर से कहा, मैं फ्रिज में कोल्ड कट सैंडविचेस के लिए सब कुछ ऊपर रख दूंगी, सबसे ऊपर। अगली सुबह फिर धूप निकली हुई थी। मैं नई उम्मीद के साथ जागी, हालांकि पूरी कोशिश कर रही थी कि उस उम्मीद को दबा दूं। आज मौसम गर्म था, इसलिए मैंने गहरे नीले रंग का वीनेक ब्लाउज पहना, वही जिसे मैं फीनिक्स की कड़ाके की सर्दियों में पहनती थी। मैंने जानबूझकर इतना देर से घर से निकलने की योजना बनाई थी कि स्कूल पहुंचते ही सीधे क्लास में जाना पड़े। लेकिन स्कूल की पार्किंग में पहुंचते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं खाली जगह ढूंढते हुए बार बार उस चांदी रंग की वॉल्वों को भी तलाश रही थी, जो वहां थी ही नहीं। आखिरकार आखिरी कतार में जगह मिली। मैं दौड़ती हुई इंग्लिश की क्लास में पहुंची। अंतिम घंटी बजने से ठीक पहले। सांस तेज चल रही थी, लेकिन मन फिर भी बुझा हुआ था। आज भी वही हुआ जो कल हुआ था। बार बार उम्मीद जन्म लेती
और फिर लंच के समय कैफेटेरिया में उसे बेकार तलाशते टूट जाती। बायोलॉजी की क्लास में उसकी खाली सीट देखकर फिर वही निराशा लौट आती। आज शाम पोर्ट एंजलिस जाने की योजना फिर से बन गई थी और अब यह और भी अच्छी लग रही थी क्योंकि लॉरेन किसी और काम में व्यस्त थी। मैं शहर से बाहर निकलने के लिए बेचैन थी। शायद वहां जाकर मैं हर 2 मिनट में पीछे मुड़कर ये उम्मीद करना बंद कर दूंगी कि एडवर्ड अचानक कहीं से आ जाएगा, जैसे वो हमेशा आ जाता था। मैंने खुद से वादा किया, आज शाम मेरा मूड अच्छा रहेगा। मैं एंजेला और जेसिका का ड्रेस शॉपिंग का मजा खराब नहीं करूंगी। शायद मैं खुद भी कुछ कपड़े खरीद लूं। मैंने खुद को ये सोचने से रोक दिया कि शायद इस सप्ताह सियाटल में मुझे अकेले खरीदारी करनी पड़े। नहीं, वह कम से कम बताए बिना हमारी योजना कभी रद्द नहीं करेगा। स्कूल खत्म होने के बाद जेसिका अपनी पुरानी सफेद मर्करी लेकर मेरे पीछे पीछे घर आई ताकि मैं अपनी किताबें और ट्रक वही छोड़ सकूं। घर के अंदर जाकर मैंने जल्दी से अपने बाल संवारे। सिर्फ फोक से बाहर निकलने का ख्याल ही मेरे अंदर हल्का सा उत्साह भर रहा था। मैंने चार्ली के लिए मेज पर एक नोट छोड़ दिया जिसमें फिर से लिखा कि उसका डिनर कहाँ रखा है। अपना पुराना घिसा-पिटा वॉलेट स्कूल बैग से निकालकर उस पर्स में रखा जिसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करती थी। फिर मैं दौड़कर बाहर आई और जेसिका के साथ गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद हम एंजेला के घर पहुंचे। वो पहले से हमारा इंतजार कर रही थी और जैसे ही हमारी गाड़ी फोक्स शहर की सीमा से बाहर निकली, मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया।